वेलकम्स यू टू द नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10 का जो मॉडल पेपर है उसका सेक्शन सी। पिछले जो सेगमेंट में हमने 5 क्वेश्चन किए थे वो, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ लिखे हैं। ओके, तो उसमें से जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो है कि 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक 4.6 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी एक जो भुजा होगी वो 4.6 सेंटीमीटर की होगी और तीनों भुजाएं 4.6 सेंटीमीटर की होगी। जो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो समान होती है। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसका अंतःवृत्त बनाना है। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो एंगल्स हैं, यानी ये जो एंगल हैं इनका हम बाइसेक्ट यानी कि इनका अर्ध विभाजन करते हैं। तो इनका अर्ध विभाजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंपास लेंगे, कंपास को हम ओपन करेंगे, ठीक है, फिर एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। अब कंपास की जो नीडल है उसको यहाँ रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे तो ये इस तरह से इसका बाइसेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी प्रोसेस से हम इस एंगल का भी बाइसेक्ट करेंगे और इस एंगल का भी बाइसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आया है ये उस अंतःवृत्त का सेंटर होगा। अब इस पॉइंट पर हम कंपास को रखे और यहाँ इसकी जो साइड है, इसकी जो भुजा है उसको त्रिज्या मानते हुए एक सर्किल बना देंगे तो ये इसका अंतःवृत्त हो जाएगा। इसे क्लियर? उसके बाद आगे दिया कि क्या इसका परिकेंद्र और अंतःकेंद्र की संपाती होगा। तो अब हम बात करते हैं परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज ऐसा वृत्त जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता हो, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भुजा है उसका बाइसेक्ट करते हैं। तो जब हम समबाहु त्रिभुज की भुजा का जो हम बाइसेक्ट करेंगे तो उसका जो भुजा का बाइसेक्ट करने से जो ये पॉइंट आएगा, ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं, इसीलिए इसका जो अंतःवृत्त और परिकेंद्र जो होगा दोनों के दोनों संपाती यानी कि सेम होगा। इज इट क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन था क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन। चित्र में एक अर्धवृत्त का केंद्र O है। आप सबसे पहले डायग्राम थोड़ा वापस बनाएंगे। ये हमें एक अर्धवृत्त दे रखा है। ओके, तो अर्धवृत्त जिसका सेंटर है O, इस अर्धवृत्त में जिसकी त्रिज्या कितनी है 5, तो यहाँ पे P और Q इसका व्यास है और PO इसकी त्रिज्या है जिसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर हो गया वो हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। उसमें एक ट्राइंगल है जिसमें PR उसकी भुजा है। यहाँ पर ट्राइंगल PRQ ये ट्राइंगल है। हमें इस ट्राइंगल के अलावा इस एरिया का, इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात हमें जो गिवन है वो हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें ये चीजें दे रखी हैं कि सबसे पहले जो त्रिज्या है जो कि है OP वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा हमें वृत्त से संबंधित कुछ नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल PRQ की बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल है एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? देखो बेटा कि ये जो एंगल है ये एक व्यास है, तो व्यास है इसका मतलब ये जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का है तो केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो शेष भाग पर अंतरित कोण का डबल होता है। तो यानी कि ये अगर 180 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल हो जाएगा ऑटोमेटिक 90 डिग्री का। तो जैसे ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल PRQ है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल R जो है वो 90 डिग्री का है। और अगर एंगल R 90 डिग्री का है तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी हाइपोटेनियस होगी यानी कि इसका जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, इस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो उसकी हाइपोटेनिस यानी कर्ण होता है। तो कर्ण जो है वो हमारा PQ है। और अगर PQ की बात करें तो PQ जो है वो हमारा इस अर्धवृत्त का व्यास भी है। तो त्रिज्या उसकी 5 है तो PQ की जो टोटल वैल्यू है वो होगी 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें PR जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर। ये आप देखिए कि PR हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे PQ के अलावा हमें एक चीज और दे रखी है PR जो कि दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है और यानी कि लंब है और कर्ण है, दोनों की वैल्यूज है। तो हम आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। आधार की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय है वो कहती है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो कर्ण है वो तो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, लंब जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो हमारे पास है आर क्यूब। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर क्यूब की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64, ये आ गया 36। तो आर क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पी क्यू की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और आर क्यू की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज की बात। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस अर्धवृत्त का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस अर्धवृत्त के एरिया में से जो ट्राइंगल बन रहा है पी आर क्यू, इसका एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर? तो अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद एरिया पे चलते हैं और एरिया की बात करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल पी आर क्यू का क्षेत्रफल। इज इट क्लियर? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या जो कि दी रखी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ट्राइंगल पी आर क्यू का क्षेत्रफल, यानी इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हम आधार ऊंचाई मान सकते हैं और ये आधार मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22/7 इंटू आर जो है हमारे पास 5 है। ओके, उसके बाद माइनस 1/2 इंटू आधार जो है हमने वो लिया है 6 इंटू ऊंचाई जो है हमारे पास है 8। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 24 और इसकी जो वैल्यूज है लगभग ये आपके पास 78.5 माइनस 24 यानी कि आपके पास 54.5 और जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है 54.5। ये हमारे इस साइड की भाग का क्षेत्रफल है। इज इट क्लियर? सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो प्रायिकता जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस है। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक बक्से में 3 तो नीले बॉल हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो काम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो ये होता है कि हम जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जो नीली बॉल्स हैं, नीले कंचे हैं वो कितने हैं 3 और सफेद कंचे कितने हैं, सफेद जो कंचे हैं वो 2 और लाल कंचे कितने हैं 4। तो हमारे पास टोटल उस बॉक्स में कितने कंचे हो गए, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 9। ओके, तो अब प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें कितने में से फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम निकालेंगे टोटल प्रायिकता। ठीक है, तो वो तो हमारी हो जाएगी 9, यानी कि जो भी हमें वैल्यूज निकालनी है वो 9 में से निकालनी है। और क्या चीज निकालनी है, जैसे हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें प्रायिकता निकालनी है सफेद की। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, W4 व्हाइट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हमारे परिस्थिति के अनुकूल है, अनुकूल परिस्थितियां डिवाइड बाय कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थिति यानी कि देखिए हम बात कर रहे हैं व्हाइट की, तो व्हाइट के लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, व्हाइट बॉल्स कितनी है 2। तो व्हाइट के लिए जो अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और कुल परिस्थिति हमारे पास है 9। तो 2/9 ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट का। इज इट क्लियर? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नीला यानी ब्लू ले लेते हैं, आप चाहे तो नीला भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो नीली जो बॉल्स हैं उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी
3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नीले पेन से कितने हैं 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 अपॉन, और कुल परिस्थितियाँ कितनी है 9, तो 3/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 लिखा जा सकता है इसको। सेकेंड आंसर हमारा ये हो गया। और जो थर्ड आंसर है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी लाल कंचों के निकालने की जो प्रायिकता है वो हमें सी में निकालनी है। तो जो हमारे लाल कंचों की जो प्रायिकता होगी, नंबर ऑफ रेड मार्कर्स, यानी लाल कंचे हैं कितने हमारे पास 4 है, तो उसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होंगी वो तो होगी 4 डिवाइड बाय कुल परिस्थितियां जो कि है 9, तो ये आंसर आ गया हमारा 4/9, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता चला कि अनुकूल परिस्थितियां जो होती है वो तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो कुल परिस्थितियां वो एज इट इज रहती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा 8 क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन हाइट एंड डिस्टेंस से है। ठीक है, दूरी और ऊंचाई से। तो उसमें क्या दिया कि 100 मीटर चौड़ी नदी है के मध्य एक टापू है। तो सबसे पहले इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो डायग्राम का होता है। अगर डायग्राम सही है तो समझ लो हमारा 50% क्वेश्चन इजीली हो गया। एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, तो टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमें दे रखी है 100 मीटर। इसके बीच में एक टापू है, मान लिया कि ये वो टापू है। इज क्लियर? टापू पर एक पेड़ खड़ा है, तो लेट ये वो पेड़ हो गया। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q है, विपरीत किनारों पर, यानी इस पेड़ से विपरीत किनारों पर। तो एक किनारे पे हमने मान लिया P, एक किनारे पे हमने मान लिया Q। इज इट क्लियर? तो P और Q और पेड़ एक ही रेखा पर स्थित है, यानी ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो हमने इस तरह से एक लाइन बना ली। और यदि P और Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, P से और Q से इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये जो उन्नयन कोण है वो हमें क्रमशः दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री P से और 45 डिग्री जो है वो Q से दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई यानी कि ये हाइट ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब डायग्राम बनने के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि हमें एक ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज को देखना होता है कि यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, पहला ये, दूसरा ये। इस समकोण त्रिभुज में हमें कम से कम दो भुजाएं वो हमें पता होनी चाहिए, या हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, या हमें माननी होती है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहली बात कि माना जो ऊंचाई है पेड़ की वो है h मीटर। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास h मीटर मान ली। अब समकोण त्रिभुज PSR में सबसे पहले जो नंबर 1 का जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज उसकी बात कर रहे हैं। इस PSR में क्या है कि देखो हमारे पास एक तो इसका जो हाइट है, इसकी जो लंब है वो हमें पता है h, और उसके बाद ये जो आधार है, अब देखो ये टोटल तो है 100, तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। भैया हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये x है और टोटल हमारे पास है 100, तो ये कितनी बच गई, 100 में से x को माइनस कर दो, ये कितने मीटर हो गई। तो हमारे पास बेसिकली इस ट्रायंगल की दोनों साइड आ चुकी है, ये h है और जो आधार है वो x है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो लंब है जिसको हम लंब मानेंगे वो हो जाएगा हमारे पास RS, जिसकी वैल्यू हो जाएगी h मीटर, और जो आधार है वो हमारे पास हो जाएगा PS, जो कि हो जाएगा x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो होता है 10। हम 10 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा हमारे पास क्या है कि लंब है और आधार है, और आपको पता होगा कि इस फॉर्मूले से लंब और आधार यानी कि 10 होता है। तो 10 की वैल्यू लेंगे 10, और वैल्यू जो एंगल की होगी वो होगी 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में जो हमें एंगल दे रखा हुआ 30 डिग्री, तो 10 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी RS लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 विच इज इक्वल टू h/x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे, h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x/√3। इज इट क्लियर? इसको हमने h को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये जो वैल्यू है इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है ट्राइंगल नंबर 2 में, जो कि है ट्राइंगल RSQ, ये तो गई हमारे पहले ट्राइंगल की बात। इसको हम यहाँ पर h की वैल्यू हम अलग से लिख लेते हैं। h की वैल्यू जो हमारी x/√3 इक्वेशन नंबर 1 की आई है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल में।
ट्राइंगल 2 जो है वो हमारा है RSQ। इस ट्राइंगल में जो लंब है वो तो होगा हमारा सेम, यही RS हो जाएगा जिसकी वैल्यू है H मीटर, और जो आधार है वो हमारे पास हो जाएगा SQ जिसकी जो वैल्यू है वो है 100 माइनस X मीटर। तो फिर से वही वापस है कि tan लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है, तो हम tan की वैल्यू लेंगे tan, और इस बार जो एंगल वो हमें दे रखा है 45, तो एंगल 30 की जगह आ जाएगा 45। tan 45 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आएगा RS अपॉन SQ जो कि होगा इक्वल H अपॉन 100 माइनस X की। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इज इक्वल टू 100 H अपॉन 100 माइनस X। तो इससे तो H की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी 100 माइनस H, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से जो H की वैल्यू आई है वो आई है 100 माइनस H। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स का काम हो गया। अब हम ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनसे H की वैल्यू या X की वैल्यू जो भी है फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा H की वैल्यू है और H की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये दोनों LHS अगर दोनों बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x upon root 3 is equal to 100 minus x। इज इट क्लियर? तो अब हम इसका x की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज करेंगे, तो रूट 3 की जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 माइनस x। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100 रूट 3 माइनस x रूट 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो x प्लस x रूट 3 इज इक्वल टू 100 रूट 3, और यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आने के बाद 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 100 रूट 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 रूट 3 1 प्लस रूट 3। ये जो है हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को निकाल के हम इक्वेशन नंबर चाहे 1 में पुट कर देंगे चाहे 2 में पुट कर देंगे, किसी में पुट करेंगे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि h जो है हमारा वो क्या है हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो जो h की जो वैल्यू है निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 लेंगे h इज इक्वल टू x प्लस रूट 3 x अपॉन रूट 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। हमारी जो x की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी x इक्वल टू 100 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की 100 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, तो इसके अपॉन में तो x की वैल्यू और इसके अपॉन में है रूट 3। ओके, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो h की वैल्यू है हमारे पास 100 रूट 3 1 प्लस रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 100 रूट 3 अपॉन रूट 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से करेंगे तो 3, तो ये जो वैल्यू है इस हमारे h की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका रैशनलाइजेशन हम कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए 100 रूट 3 माइनस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3 का 3 माइनस रूट 3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 100 रूट 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100 रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 300 इंटू रूट 3 माइनस 100 रूट 3 इससे करेंगे तो 3 और 3 रूट 3 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 300। इज इट क्लियर? अब नीचे जो वैल्यू यहाँ से 300 कॉमन आ रहा है, तो रूट 3 माइनस 1, और नीचे जो वैल्यू आएगी रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3, तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 300 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 6। इज इट क्लियर? तो ये हमारी पेड़ की जो है हाइट आएगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके h की रूट 3 की वैल्यू पुट करके आगे भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी बहुत है। ओके, सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे जो मेंसुरेशन एक्सरसाइज है। इस क्वेश्चन में है कि एक 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी हमें विमाएं दे रखी है, विमाएं क्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात
ये एक घनाभ है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में दे रखा है घनाभ, बात आती है कि घनाभ के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों चीजें चाहिए। तो यहाँ से हम ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे कि जो पहली वैल्यू दे रही थी उसको हमें लेंथ मान लेना है, दूसरी जो वैल्यू दे रही थी उसे ब्रेथ और तीसरी जो वैल्यू दे रही थी उसे हाइट यानी कि ऊंचाई मान लेना है। इज इट क्लियर? ये डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू दे रखी होती है 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5, इसका मतलब एक लेंथ है, एक ब्रेथ और एक हाइट है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद इस घनाभ को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास की मोमबत्ती बनाई जाती है। तो मोमबत्ती जो होती है वो होती है एक बेलना का, यानी कि एक बेलन की शेप होती है मोमबत्ती। तो बेलन के लिए हमें उसका व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। और मान लिया कि इसकी जो हाइट है जो कि हमें निकालनी है वो हमने h मान ली, मानना ऊंचाई कितनी हो गई h सेंटीमीटर और हमें ये h सेंटीमीटर भी फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि जब भी आपको एक शेप से यानी घनाभ से मोमबत्ती जो कि होती है बेलन, उसमें दूसरी शेप को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा दोनों के आयतन को ध्यान रखना कि दोनों के आयतन को इक्वल रखना है। यानी एक शेप का आयतन यानी यहाँ हो गया घनाभ का आयतन और यहाँ हो गया बेलन का आयतन, दोनों की वैल्यूज को इक्वल पुट करना है क्योंकि दोनों का जो आयतन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि घनाभ का व्यास, सॉरी घनाभ का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। तो यहाँ पे क्या होता है घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर क्या है बेलन की त्रिज्या। क्लियर? तो वैल्यूज पुट करते हैं सारी। लेंथ की जो वैल्यूज है वो हमें वैल्यू दे रखी है 11 इंटू ब्रेथ दे रखी है 3.5 इंटू हाइट दे रखी है 2.5, ये तीनों चीजें होगी। क्लियर? उसके बाद जो बीमा है पाई की जो वैल्यू होती है 22.7, आर की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 1.4 जो हमने पीछे भी निकाली तो 1.4 इंटू 1.4 और एच की वैल्यू हमें निकालनी तो हमने इसको एच पुट किया एक बार। ठीक है, तो पॉइंट को हटाएंगे दोनों को तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी दोनों पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इन 10 से ये 10 डायरेक्ट कैंसिल हो गए। इज इट क्लियर? और h की वैल्यू निकालने के लिए इस h के अलावा जो भी वैल्यूज है हमारे पास उन सबको हम इधर पक्षांतरण करेंगे यानी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो 11 इंटू 35 इंटू 25 यहाँ ऑलरेडी है, उस तरफ से 22/7 इधर आएगा तो 7 तो ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल यानी विड्थ कम हो जाता है। उसके बाद 14 इंटू 14 ये बच गया तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ। इज इट क्लियर? तो अब इसको कैलकुलेट करो तो 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14 और 7 टू जा 14, 7 5 जा 35। तो बेसिकली हमारे पास बचा 525, तो ये होते हैं 125 और नीचे बच गए 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होता है 8। तो इसकी जो वैल्यू है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15.62 सेंटीमीटर जो कि हमारी हाइट होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। ध्यान रहे कि हाइट जो होगी वो सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि ये हाइट है। अब वॉल्यूम वगैरह यानी आयतन वगैरह होता तो उसके हिसाब से यूनिट आती है। यूनिट यहाँ पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा जो सेक्शन नंबर 3 था, सेक्शन नंबर 3 जो कि हमारे टोटल 30 मार्क्स का था। तो इस पैटर्न में हमारे 30 मार्क्स भी क्लियर होते हैं। तो ये आपके सेक्शन सी तक क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लेंगे सेक्शन डी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले बार हम उसी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ओके।